बाल को नमस्कार। 10th क्लास रिवीजन के क्रम में आज का अपना 9वां पार्ट है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, या हेरिडिटी बोल सकते हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस पार्ट के अंदर देखो, आपको ना तो कोई वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव पर्सन मिलेगा, ना अति लघुतरात्मक मिलेगा। इसके अंदर आपको दो दो नंबर के दो पर्सन मिलेंगे और एक पर्सन मिलेगा 3 नंबर का, जो दो टुकड़ों में होगा 1+2। कहने का मतलब इस पार्ट में आपको एक नंबर का पर्सन तैयार करना है छोटा सा, और 3 पर्सन अपने को ढूंढने हैं 2-2 नंबर वाले। मतलब थोड़े से बड़े टाइप के पर्सन आएंगे यहां से, इस पार्ट में से। और ये ऐसे करके 2 2 4 2 6 7 नंबर का पार्ट है, तो 2-2 नंबर के पर्सन ढूंढने हैं। देखो, जनन के दौरान विविधताओं का संचयन, आनुवांशिकता शब्द दे रखा है यहां पर, हेरिडिटी शब्द दे रखा है। देखो, एक शब्द आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में अपन ये पढ़ते हैं कि जब एक माता पिता के लक्षण या जनक के लक्षण संतति में जाते हैं, पहला पॉइंट आपके दे रखा है, पहला टॉपिक है जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। जब रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, तो विभिन्नताएं आ जाती हैं, अलग अलग प्रकार की वेरिएशन आ जाते हैं। और ये कैसे आते हैं? अगर कोई जीव एकल जीव है, वो जनन करता है, उनमें अलैंगिक जनन होता है। जैसे एक जीवाणु है वो 2 जीवाणु में विभाजित हो गया, 2 जीवाणु पुनः 4 जीवाणु में विभाजित हो गया, तो उनमें तो विविधता आएगी नहीं। लेकिन अगर 2 जनक हैं, माता पिता 2 है और उनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो माता और पिता दोनों के लक्षण आते हैं, इनमें इसलिए क्या जाती है, विविधता आ जाती है। तो पर्सन बनेगा यहां से लैंगिक जनन होगा तो विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। तो लैंगिक जनन में विविधता क्यों होती है? क्योंकि इसमें माता पिता 2 होते हैं और उस परिस्थिति के अंदर दोनों के लक्षण जब मिलते हैं तो कोई ना कोई बदलाव आ जाता है, विविधताएं आ जाती हैं। अब कि एकल जीव से जब कोई संतति प्रकट होगी तो उसमें लक्षण आने के चांस नहीं होते हैं। अब देखो, शब्द दे रखा है आनुवांशिकता, हेरिडिटी। पहले वाले में कोई विशेष पर्सन नहीं बना। जो लक्षण वंशागत होते हैं ना, उनके बारे में देखो थोड़ी चर्चा करते हैं। वंशागत लक्षण क्या हो सकते हैं? आपने देखा होगा, एक उदाहरण दे रखा कान का। आपकी क्लास के कितने सारे विद्यार्थी हैं, सबके कर्णपाली है, ईयर लोब है, वो स्वतंत्र और जुड़ी हुई है, लेकिन सबकी फिर भी क्या है, थोड़ी थोड़ी आकृति में, थोड़ी थोड़ी शेप अलग प्रकार की हो सकती है। ये विविधता हो गई। अब आपको मेंडल के नियमों का योगदान रखना है, मेंडल के नियमों को याद रखना है। लक्षणों की वंशागति में सबसे पहले कोई नियम जिसने ढंग से दिए थे वो था ग्रेगर जॉन मेंडल। 1822 से 1884 तक रहा इसका जीवन काल। गिरजाघर में पढ़ाई हुई, वहीं पर उसको क्या कर दिया, एक पादरी के रूप में रख लिया गया। और पादरी के रूप में रखते रखते उसने सोचा कि कोई न कोई पादपों पर प्रयोग किया जाए। तो इसने क्या किया, मटर के पादपों पर प्रयोग किया। इसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नीम के पेड़ से नीम ही लगता है, मटर के पेड़ से मटर ही लगता है, आम के पेड़ से आम ही लगता है। इसका मतलब उस बीज के अंदर कोई न कोई गुण होते हैं जो पौधे के अंदर आगे जाकर प्रकट हो जाते हैं। उन गुणों का अध्ययन करने की इसमें जिज्ञासा हुई और उसने क्या किया, आनुवांशिकता के संदर्भ में अनेक प्रकार के प्रयोग किए। मेंडल ने एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण टाइप के प्रयोग किए। अब देखो, मेंडल का एक संकर संकरण नियम पहले याद रखना आपको। मेंडल का एक संकर संकरण नियम है, वो आपको याद रखना है। ये पहला प्रश्न यहां से बढ़िया बन सकता है। देखो, इसको मैं नॉर्मली बता दूं, आप परीक्षा में लिखने के हिसाब से कैसे लिखोगे। देखो, मेंडल ने क्या किया, लंबे पौधे लिए, मेंडल ने बौने पौधे लिए। स्मॉल से लिखते हैं वो होता है अप्रभावी लक्षण, कैपिटल से लिखते हैं, बड़े अक्षर से लिखते होता है वो होता है प्रभावी लक्षण। तो ये था क्या, लंबा पौधा, और ये क्या था, बौना पौधा। ये दोनों जनक हैं, इधर लिख दिया जनक। अब इससे क्या होंगे, इससे शुक्राणु बनेंगे, इससे अंडाणु बनेंगे, तो आधा भाग जाएगा, इसका कैपिटल टी गया, इसका स्मॉल टी गया। दोनों को क्या करवाया गया, क्रॉस करवा दिया। क्या बना, पहली पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। सारे पौधे लंबे थे क्योंकि लंबापन बोने पर क्या है, प्रभावी है। यहां पर भी स्थिति आ गई। देखो, यहां तक आ गया मामला। अब क्या किया, इन्हीं पौधों को
इस लंबे पौधे को दोबारा ऐसे ही पौधों से क्रॉस करवाया, तो ध्यान से देखना, इन्हीं पौधों को कैपिटल टी स्मॉल टी को ऐसे से क्रॉस करवाया, तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाएंगे, तो एक बार ये इससे क्रॉस किया, एक बार इससे क्रॉस किया, एक बार इससे क्रॉस किया और एक बार इससे क्रॉस किया। ऐसे करके अपने पास 4 तरह के पौधे आ गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, मतलब लंबे पौधे लंबे पौधे लंबे पौधे और ये पूरी तरह से बोने पौधे। ये है एकल संकर संकरण। एक लक्षण को लेकर संकरण करवाया गया तो उसको बोलते हैं एकल संकरण संकरण, जो कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे दिखाई दिए, परंतु F2 पीढ़ी में पौधे बोने भी दिखाई दिए, लंबे भी दिखाई दिए। तो ये आपको डायग्राम है ना मटर मत बनाना चाहिए लेकिन ये डायग्राम आपको याद रखना है एक पीढ़ी का, और इसका अनुपात आपको याद रखना है कि एक पीढ़ी के अंदर जो लक्षण प्रारूप क्या था। देखो इसमें 2 तरह के प्रारूप याद रखने हैं। लक्षण प्रारूप आएगा 3:1 और जीन प्रारूप आएगा 1:2:1। ये वाला जीन प्रारूप है और ऊपर आ रहा है वो 3 पौधे लंबे और 1 पौधे बोने, ये क्या रहा है लक्षण प्रारूप। अब ऐसे ही करके जो लक्षण प्रकट होता है उसको बोलते हैं प्रभावी लक्षण, जो प्रकट दब जाता है, जो लक्षण दब जाता है उसको बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। ये दोनों लक्षण आ गए। अब मेंडल ने क्या किया, इसके साथ साथ में ये वाला देखो, ये दे रखा है थोड़ा सा, 2 पौधे हैं F1 PDI और 3 तरह के लंबे पौधे मान लो, या फूलों का दे रखा है। यहाँ पर फूलों का रंग ये था लाल था, ये मान लो सफ़ेद था, ये लाल आया पहली पीढ़ी में और दूसरी पीढ़ी में 3 फूल लाल हैं और 1 सफ़ेद आया, तो 3:1 आ गया। तो ये देखो अनुपात याद रखना, कैसे याद रखोगे, ये वाला देखो 3:1 लक्षण प्रारूप है और 1:2:1 है जीन प्रारूप। 1:2:1 है जीन प्रारूप और 3:1 क्या है लक्षण प्रारूप होता है पौधे में। अब इसी के साथ साथ में मेंडल ने क्या करवाया, द्विसंकर संकरण भी करवाया, मतलब 2 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए। ये पहला एक लक्षण को ध्यान में, इसमें 2 लक्षण कैसे, जैसे बीज लिया जो गोल था और हरा था, एक दूसरा बीज लिया जो झूरीदार था और पीला था, इन दोनों के पेड़ लगे, उनके बीच में क्रॉस करवाया। तो देखो यहाँ पर 4 है ना, पहले में R Y स्मॉल r कैपिटल Y, तो यहाँ पर कैपिटल R और स्मॉल y आ गया, एक आधे आधे आ गए, 2 कैपिटल R उसमें से 1 कैपिटल R आ गया, 2 स्मॉल y उससे 1 स्मॉल y आ गया। और ऐसे करके देखो, मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा, बस प्रश्न आ सकता है आपकी। तो द्विसंकर संकरण वाला भी पूरा का पूरा आपको ये याद करना है, ऐसे डायग्राम याद कर लेना है। इतना याद करोगे तो फिर आपको अब तो पढ़ाई होगा। और द्विसंकर संकरण के अंदर आपको अनुपात याद रखना है, लक्षण प्रारूप। द्विसंकर संकरण में लक्षण प्रारूप क्या होता है आपको याद रख लेना है, 9:3:3:1। तो 3 प्रारूप आपको अभी तक याद रखने हैं। 3:1 का मतलब क्या हुआ, 1:2:1 का मतलब क्या हुआ, 9:3:3:1 का मतलब क्या हुआ। 3:1 का मतलब एकल संकर संकरण में लक्षण प्रारूप, 1:2:1 का मतलब एकल संकर संकरण में जीन प्रारूप, 9:3:3:1 का मतलब द्विसंकर संकरण के अंदर क्या है, द्विसंकर संकरण के अंदर है ये लक्षण प्रारूप। इस प्रकार से मेंडल ने ये प्रयोग किया। अब यहां पर और बढ़िया प्रश्न बनता है 2 नंबर का, मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को चित्र द्वारा समझाना है। ये देखो नर है और ये मादा है, अपने अंदर आपको पता है 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 में मादा के अंदर सारे के सारे 46 XX होते हैं, नर के अंदर 45 तो X होते हैं, 46 में क्या होता है Y होता है। तो मादा के अंदर तो XX होते हैं और नर में 1 X होता है, 46 वहाँ क्या होता है Y होता है। अब इससे क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे, 1 X शुक्राणु बन सकता है, 1 Y बन सकता है, इससे अंडाणु बनेंगे, दोनों सेम ही है तो X बन गया। ये X इसके साथ टकराता है तो XX बन गया, लड़की हो सकती है। ये Y इसके साथ टकराया तो XY बन गया, क्या हो गई लड़की। मतलब लड़का और लड़की होने का अनुपात 1:1 होगा, 50-50% चांस है लड़का और लड़की होने का। तो मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए, ये चित्र याद रखना, ये चित्र रट लेना इतना बड़ा। और लिंग निर्धारण के लिए हमेशा आदमी ही जिम्मेदार है, क्योंकि Y गुणसूत्र, Y जो है शुक्राणु जैसा जाएगा युग्मक, उसी प्रकार का बच्चा हो सकता है। अगर
वाई जाएगा तो लड़का होगा और एक्स जाएगा तो लड़की होगी। हालांकि मादा के पास तो दोनों ही क्या हैं, एक्स हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कुछ प्राणी जो होते हैं ना, सरीसृप, रेप्टाइल वगैरह, इनमें क्या होता है, लिंग निर्धारण के लिए टेम्परेचर पर निर्भर करते हैं, उष्मा या ताप पर निर्भर करते हैं कि नर होगा या मादा होगा, वो जितनी उष्मा देंगे ना बच्चे को, उस अंडे को, उसके ऊपर निर्भर करता है। घोंगे जैसे प्राणी अपना लिंग बदल भी सकते हैं, क्योंकि इनमें लिंग आनुवांशिकता के कारण से नहीं आता। वातावरण कैसा है, तापमान कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, उसके आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। पर मानव के अंदर लिंग का निर्धारण है वो वंशागति टाइप में होता है, तो आप इसको याद रखना, आनुवांशिक टाइप में होता है, इस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। तो मानव लिंग निर्धारण बढ़िया प्रश्न आता है, पूरी डिटेल दे रखी है। लड़का होगी लड़की होगा, किस पर निर्भर करता है, क्या लड़का लड़की होने के लिए नर जिम्मेदार है या लड़का लड़की होने के लिए मादा जिम्मेदार है, ये सब बातें घुमा फिरा कर अगला 2 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है। अब देखो आता है, ये तो सारी बातें आई आनुवांशिकता की। तो आनुवांशिकता में देखो आपको एकल संकर संकरण याद रखना है मेंडल का, द्विसंकर संकरण याद रखना है मेंडल का, उनका अनुपात क्या है वो याद रखना है, दोनों के डायग्राम याद रखने हैं, और उसके बाद में आपको याद रखना है कि मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है। अब अगले क्रम में आता है विकास, इवोल्यूशन के बारे में। एक दृष्टांत, एक देखो उदाहरण से बात समझा रखी है, ये उदाहरण याद रख लेना थोड़ा सा, इस उदाहरण से 2-3 बात निकल के आएंगी। देखो मैं आपको उदाहरण समझा देता हूं, ये समझा देता हूं, कैसे भी करके आ जाए तो कर लेना। देखो ये 12 है ना, बिट्टल है, ये भ्रंग है, कोई कीड़े हैं मान लो। 3 कंडीशन दे रखी हैं, एक कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। पहली कंडीशन में क्या हुआ, देखो कुछ अचानक से परिवर्तन हुआ किसी जीन में, और इन 12 के बाद में आगे पीढ़ी में एक हरा कीड़ा आ गया। अब ये 12 के 12 कीड़े थे कहां पर, हरी पत्तियों पर रहते थे ये, तो इनको आसानी से क्या कर लेते थे, कौवे खा लेते थे, क्योंकि हरी पत्ती होगी, लाल कीड़े होंगे तो आसानी से खाए जाते थे। पर उद्विकास में ऐसा हुआ कि एक कीड़ा हरा आ गया। अब कुछ समय बाद में हरा ही कीड़ा है, हरी पत्ती है, तो कौवों को समझ में नहीं आएगा, तो धीरे धीरे हरे वालों की संख्या तो बढ़ती जाएगी और लाल वाले क्या होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। एक तो तरीका उद्विकास का ये रियल में उद्विकास है, परिवर्तन ऐसा होता है, उत्परिवर्तन ऐसा होता है कि जो व्यक्ति सर्वाइव करेगा वही सर्वाइव करेगा, जो अपना नेचुरल सिलेक्शन करेगा, जो प्रकृति के अनुसार ढल जाएगा ना, वो सर्वाइव करेगा। कोरोना आया था, जो कोरोना के अनुसार ढले कि कोरोना क्या चाहता है, कैसा बचाव चाहता है, वैसा जिसने किया वो तो बच गया, और जिसने बचाव नहीं किया फिर नहीं बच पाया। ऐसे देखो दूसरा उदाहरण क्या दे रखा है कि लाल ही बिटल थे, पेड़ पर थे, हरे पेड़ पर ही, अचानक उनमें परिवर्तन हुआ, एक नीले कलर का बन गया, खूब ज्यादा बढ़ रहे हैं, लाल और नीले दोनों ही बढ़ रहे हैं। अचानक से किसी हाथी ने पैर रख दिया यहां पर, और संयोग ऐसा रहा, संयोग से सारे के सारे लाल मर गए और केवल क्या बचे, नीले। तो अब उस पॉपुलेशन में क्या बचेंगे, नीले ही बचेंगे। लेकिन ये मात्र क्या है, ये उद्विकास में केवल संयोग है, ये तो प्रयोग है, ऐसा हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन है, लेकिन ये संयोग से हो रहा है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि लाल भृंग थे, लाल बीटल हरी पत्तियों पर रह रहे थे, अचानक से पत्तियों पे कोई रोग लग गया, पत्तियों पे रोग लग गया, तो अब इनको भी पेड़ पौधों से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे इनकी संख्या भी क्या होती गई, कम होती गई। ये क्या हो गए, दुबले पतले होते गए, क्योंकि उनकी पत्तियां खाने को नहीं मिली, पत्तियां खुद पीली पड़ गई। कुछ समय बाद में पत्तियों में जब वो रोग हटा तो फिर से इसकी संख्या क्या हो गई, वापस बढ़ गई। एक इस प्रकार का विकास है। तो विकास के 3 चरण दे रखे हैं। प्रथम स्थिति देखो आप पढ़ लेना, आराम से बता रखा है, इसको रीडिंग मारोगे तो एक कहानी से लगेगी आपको। प्रथम स्थिति मैंने बता दी, द्वितीय स्थिति मैंने बता दी आपको, और तृतीय स्थिति मैंने बता दी कि दूसरी स्थिति में क्या हुआ और तीसरी स्थिति में क्या हुआ। तो ये क्या है, इस प्रकार से। तो सबसे मेन बात बताना क्या चाह रहा है अगला, ये बताना चाह रहा है कि प्रकृति में ये तो संयोग है इस प्रकार के हैं, लेकिन प्रकृति में वही जिएगा जो अपना क्या करेगा, प्राकृतिक चयन करेगा, नेचुरल सिलेक्शन करेगा। गर्मी आ गई, अब गर्मियों में आपको जिंदा रहना है तो गर्मी के अनुकूल रहना पड़ेगा। तो गर्मी के अनुकूल कोई नहीं रहेगा, बोले मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो है ना अब भी मेरे को तो स्वेटर कोट पहनने की आदत है, तो मैं रात को भी स्वेटर कोट रजाई ओढ़ के सोता हूं, तो गर्मी उसका क्या करेगी, नेचुरल सिलेक्शन नहीं करेगी। तो प्रकृति के अनुसार क्या करना पड़ेगा, अपने को नेचुरल सिलेक्शन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक चयन। अब ये जो लक्षण आए ना, उपार्जित लक्षण, ये अगली पीढ़ी में पहुंचेंगे। फिर ये उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में पहुंचे तो अगली पीढ़ी में वही लक्षण पहुंचेंगे जो कि क्या पहुंचे, आपके जीन के अंदर चले गए। जो लक्षण जीन में नहीं गए वो अगली पीढ़ी में नहीं जा पाएंगे, अगली पीढ़ी में नहीं जा पाएंगे। या कह सकते हैं अपन कि डीएनए में कोई अंतर आ गया, जनन कोशिकाओं में जो लक्षण पहुंच गए ना, वही अगली पीढ़ी में जाते हैं। एक बात याद रखनी है,
वरना तो क्या लक्षण तो और भी होते हैं। जैसे इसने प्रयोग करके देखा था वैज्ञानिक ने कि कई वर्षों तक चूहे की पूंछ काटते रहे, लेकिन उसके बाद भी अगली पीढ़ी में जो चूहे आए ना, उनकी पूंछ वैसी की वैसी थी। तो पूंछ काटने से पूंछ खत्म नहीं होती है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया? बहुत बढ़िया प्रश्न है 1 नंबर का, चार्ल्स डार्विन। एक नंबर तो प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन 1 नंबर वाले प्रश्न में आ सकता है ये, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया। बाद में कोई प्रश्न पूछ लेगा अगला, बाकी एबेसेड और अति लघुतरात्मक तो आएंगे नहीं इसमें। तो चार्ल्स डार्विन याद रखना है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने, याद रखना। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों से हुई है, याद रखना। किसने बताया? सबसे पहले हाल्डेन ने बताया। उसके बाद में जटिल कार्बनिक अणु आए थे, स्टेल ने, एल मिलर ने प्रयोग किया था, जिसमें बताया था कि 3 प्रकार की गैसें हैं, इनके आधार पर आगे जाकर विकास हुआ था। अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे, परंतु ऑक्सीजन के नहीं थे शुरुआत में। अब नई जाति का उद्भव कैसे होता है? जैसे अपन ने ऊपर देखा ना, प्राकृतिक चयन। इन प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप ही धीरे धीरे क्या होता है, नई प्रजातियां बनती है और नई प्रजातियों का विकास होता है। इनको केवल रीडिंग मारनी है, इनमें कोई विशेष बात है नहीं। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको कहानी से समझ में आ जाएगी। कोई प्रश्न अगला घुमा फिरा के दे देना तो आप इजीली कर पाओगे, बाकी इनमें सीधा सीधा प्रश्न आने का कोई तरीका नहीं है। बाह्य आकृति व व्यवहार का विवरण क्या कहलाता है? अभिलक्षण कहलाता है। अभिलक्षण की परिभाषा, जैसे अपने अंदर 4 पैर हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, कोशिकाएं पाई जाती हैं कई जीवों में कोशिका के साथ में केंद्रक होता है, सब में होता है, कईयों में बिखरा होता है। एक कोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। प्रकाश संश्लेषण का होना या नहीं होना, यह वर्गीकरण का अगला सिद्धांत है। कंकाल तंत्र पाया जाता है, कईयों में अंतः कंकाल होता है, कईयों में बाह्य कंकाल होता है। तो जितने ये समानताएं होंगी, जैसे मान लो एक पादप प्रकाश संश्लेषण करता है, दूसरा प्रकाश संश्लेषण करता है, एक पादप वैसा काम करता है जैसे दूसरा करता है, इसका मतलब वो ज्यादा क्या है, समान है। आपकी और आपकी जो बहन है, आपका भाई है, उनमें क्या मिलेगी, ज्यादा समानता। उसके बाद में आपके चाचा का भाई है, उनमें समानता मिलेगी, बजाय आपकी बहन और आपकी भाई जो दोनों सगे भाई बहन हैं उनके तुलना में उनमें कम समानताएं होंगी। फिर आपका कोई पड़ोसी है, उसकी तुलना में और कम समानताएं होंगी। फिर किसी दूसरे देश का है, उससे कम समानताएं होंगी। तो जितना अपना निकटता होगा उतने क्या उनमें समानता होंगी। अब इस पाठ के अंदर सबसे बेहतरीन प्रश्न बनता है ना, वो ये बनता है कि समरूप अंग किसे कहते हैं, समवर्ती अंग किसे कहते हैं। समजात अंग और समरूप, 2 प्रश्न पूछेगा। समजात तो मैं आपको देखो एक ट्रिक से याद करवा देता हूं, आप याद रखना। समजात लिख लेना इसको चाहे तो। समजात अंग वे होते हैं जिनकी आंतरिक संरचना समान होती है, उद्भव समान होता है, परंतु कार्य भिन्न हो, काम अलग हो, उसको क्या बोलते हैं, समजात। मतलब आंतरिक संरचना और उद्भव तो समान हो परंतु काम अलग हो, ऐसे अंगों को कहते हैं समजात। और विपरीत समरूप अंग कौन से है? ऐसे अंग जिनके कार्य तो समान हो, इसका उल्टा कर देना, कार्य तो समान हो परंतु आंतरिक अंग और उद्भव क्या है, वो अलग अलग है। क्या है, अलग अलग हैं। इस प्रकार से ये दे रखे हैं। इनके उदाहरण आपको याद रखने हैं एक एक। देखो, चमगादड़ व पक्षी के पंख, तो चमगादड़ भी हैं, पक्षी के पंख भी हैं, गिलहरी व छिपकली के नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ये बताएंगे कि जिनमें उद्भव समान हो, आंतरिक संरचना समान हो, परंतु काम अलग अलग हों। अब सबके काम अलग अलग हों, उनको क्या बोला जाता है, समजात अंग। मतलब कि इनके दादा परदादा सब समान रहे हों लेकिन अब काम अलग अलग करते हैं। और एक कहते हैं ऐसे होते हैं जिनके काम अलग अलग होते हैं, काम समान होते हैं लेकिन संरचना और उद्भवन क्या होती है, अलग अलग होती है। इस प्रकार से समरूप अंग। तो समजात अंग किसे कहते हैं, समरूप अंग कैसे होते हैं, चमगादड़ और पक्षी के पंख हैं। ये देखो चमगादड़ के पंख हैं और ये पक्षी के हैं, समरूप अंग है। ये समान नहीं लग रहे ना, काम दोनों के समान ही है। इसका भी काम उड़ना है, इसका भी काम उड़ना है, लेकिन उनकी आकृति और उद्भव क्या है, अलग अलग हैं। उसी प्रकार से देखो ये समजात। पैर देखो पक्षी के, मानव के, और ये दे रखे हैं। तो पक्षियों, मेंढक के, छिपकली के, पक्षी के और मानव के, चारों के पैर दे रखे हैं। इनकी जाति और उद्भव समान है, सभी देखो संरचना में समान है। लेकिन अब देखो मेंढक के अंदर अलग काम करते हैं, ये छिपकली में अलग काम करते हैं, पक्षी में अलग कार्य करते हैं, और मानव के अंदर इनके अलग काम है। हाथ हैं, पैर हैं, इनमें यहाँ पर अग्रपाद हैं, पश्चपाद हैं, छिपकली में है, पक्षी में उड़ने का काम करते हैं, एक रूपांतरण हो गया। पर उनकी उत्पत्ति क्या है,
तो उत्पत्ति और आंतरिक संरचना में समान हो उनको बोलते हैं समजात। तो समजात अंगों में समजात अंग याद रखना, और याद रख लेना मेंढक, छिपकली, पक्षी और मानव के पैर समजात अंग हो गए। उसी प्रकार से समरूप अंग जिनकी कार्य समान हो परंतु संरचना भिन्न हो, याद रख लेना चमगादड़ और पक्षी के पंख। इतना याद रखना। अब जीवाश्म होते हैं, जीव की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका शरीर का कोई भाग है ना अपघटित हो जाता है, समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी कुछ भाग अपघटित नहीं होता। इस प्रकार से जो परिरक्षित अवशेप है ना उनको क्या कहते हैं, जीवाश्म की परिभाषा याद रखनी है। जीवाश्म की परिभाषा के याद रखने के साथ साथ में याद रखना कि कौन सा जीव किसके समान है, ये याद रखा। एक परिवर्तन जो गुण के लिए उपयोगी है कालांतर में किसी अन्य कार्य के लिए उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए ठंडे मौसम में उष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए। मतलब आज आपने कोई चीज खरीदी, हो सकता है वो आगे चलकर किसी और काम आ जाए। तो जीवों के अंदर आज कोई विकास किया गया, हो सकता है वो आगे चलकर कोई नया काम कर दे। जैसे प्लेनेरिया नामक नाम के चपटे कर्मी की अति सरल आंख होती हैं और वास्तव में नेत्र बिंदु है जो प्रकाश को पहचान सकता है। एकदम सरल जीव है ये। ड्रोमोसोर परिवार का छोटा सा डायनासोर है। तो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो आज नॉर्मल लगते हैं लेकिन आगे चलकर नई चीज़ों का विकास कर सकते हैं। ये कृत्रिम चयन भी होता है। जैसे मान लो जंगली गोभी आई थी सबसे पहले जंगलों में, उसके बाद में जैसे जैसे उनमें रूपांतरण हुआ ना, उसी से क्या बन गई, गांठ गोभी बन गई। उसी के उद्विका से, उसी के आपके उत्परिवर्तन से फूल गोभी का निर्माण हुआ। उसी से कालांतर में क्या बना, ब्रोंकली बन गया। फिर गोभी पत्ता गोभी उसी बनी, लाल गोभी भी उसी से बनी है, और केले नहीं है, केल हैं, ये भी इसी से बने हैं। तो जंगली पौधों से इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के विकास हो गए। तो ये जो परिवर्तन आते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब संचरित हो गए तो उनको क्या कहा गया, उद्विकास कहा गया, विकास कहा गया। और विकास की प्रकृति भी क्या होती है, हर बार समान नहीं होती। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की विकसित होती है। मानव का विकास जैसे चिंपैंजी से हुआ था। मानव के विकास के समय क्या क्या साधन, ये वाले समय दे रखे हैं कि यथा उत्कलन है, समय निर्धारण है, जीवाश्म अध्ययन के साथ डीएनए का अनुक्रम मानव के विकास के क्या है, मुख्य साधन है। इनसे पता चला कि मानव का विकास कैसे है। मानव का विकास मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका से हुआ है और आधुनिक मानव का नाम क्या है, होमो सेपियंस है। ये अलग अलग द्वीपों में आए थे और किस किस तरह से कहाँ कहाँ फैल गए, ये वाली बात बता रखी है। मैंने जो अंडरलाइन कर रखी है वो सारी आप चीज़ें अंडरलाइन कर लेना। इस पार्ट के अंदर देखो मैं आपको मेन चीज़ आपको बता दूं, समजात अंगों के उदाहरण देखो। हमारा हाथ है और कुत्ते के अग्रपाद है, हमारे दांत और हाथी के दांत हैं, आलू व घास के ऊपरी भूस्तारी, सारे के सारे है ना, इनकी अब काम अलग अलग हैं। अब काम अलग अलग हैं लेकिन क्या करते हैं, ये किसी समय में इनके उद्भव समान था, तो सारे के सारे समजात अंग हैं। ये आंतरिक संरचना और उद्भव समान परंतु कार्य ये क्या हो गए, अब भिन्न हो गए। तो समजात अंगों के इतने उदाहरण और याद कर लेना। ऊपर आ गया था एक तो, और एक ही याद कर लेना, ये वाली बात आ गई। इस पार्ट के अंदर क्या याद रखना आपको, मैन समजात अंग, समरूप अंग, मेंडल के नियम याद रखने हैं, जैव विकास की कुछ यादें रखनी है, डार्विन ने क्या काम किया था वो याद रखना है। लंबा चौड़ा पार्ट नहीं है, एक बार लाइन टू लाइन रीडिंग मारोगे। मैंने जो बातें बता रखी है उनको रीडिंग मार के उनको एक बार हाईलाइट करके फिर से रीडिंग मार लेना। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।